बीच आचार्य बालकृष्ण जी आ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी मंच पर। देखिए आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है, आप कितनी देर से घिरे हुए हैं आप। कि आप आए। मुझे पता है कि आप जाते नहीं हैं जगह पे, लेकिन आप आए हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत शुक्रिया। आचार्य जी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मंच पर आने के लिए आज। स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 के इस महामंच में। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आप देख रहे हैं 3 साल मोदी सरकार। और इस वक्त हमारे साथ पतंजलि के फाउंडर कहें, संस्थापक कहें, एमडी कहें, सीईओ कहें, यानी आप कह सकते हैं कि सब कुछ करता धरता आचार्य बालकृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत। आचार्य बालकृष्ण को आपने ज्यादा देखा नहीं होगा, इसलिए मैं शुरुआत ही इस सवाल से करना चाहती हूँ। पतंजलि में आपका 94% स्टेक है, नजर आप सिर्फ 6% आते आप हैं। कम बता रहे हो, मेरा 99% है। तो आप फिर नजर 1% क्यों आते हैं? मैं ये जताना चाहती थी कि जितना आपका स्टेक है उसका जो ऑपोजिट स्टेक जिसका भी है उतना आप नजर आते हैं, इतना कम क्यों? कार्य करने के लिए मैं ऐसा मानता हूं, संस्थान को बताने के लिए कि संस्था क्या है, एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। वो श्रद्धेय स्वामी जी हैं। संस्था में काम कैसे होता है उसके लिए कर्म की ध्वनि को गुंजाना जरूरी होता है। इसीलिए मैं कर्म की ध्वनि को गुंजायमान करने के लिए लगा रहता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि शब्द की ध्वनि का प्रभाव तत्काल होता है, कर्म की ध्वनि का प्रभाव बहुत लंबे समय तक होता है। बहुत बढ़िया। इतनी छोटी उम्र में आपका नाम बालकृष्ण है, इतनी छोटी उम्र में आप ये पत्ती, फूल, पेड़, ये सब कैसे आपने समझ लिया? जड़ी बूटियां। मुझको ऐसा लगता है बचपन से ही अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, रुचि होती हैं। और आज भी जब भी थोड़ा भी समय होता है, हमको ऐसा लगता है कि जंगल, पेड़ पौधे, झरने, नदियां हमको बुला रही हैं, पुकार रही हैं। क्योंकि आदमी तो उधर ही जाता है जो उसको बुलाता है, पुकारता है। तो हमको अब भी वो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं हमको बुलाती हैं और हमको कहीं ना कहीं वो आकर्षित करती हैं। और उस आकर्षण का ही कारण रहा कि हम आज ऐसा महसूस करते हैं कि वनस्पतियां हमारे नज़दीक हैं। और किसी चीज़ को जानने के लिए और करने के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको इतना ऐसा होना चाहिए कि आप उसके नज़दीक हैं। चाहे वो संबंधों की बात है, चाहे रिश्तों की बात है, चाहे वो नॉलेज की बात है, चाहे काम की बात है। जो जिसके निकट है, जो जितना जिसके पास है, वो उतना ही उसको समझ और जान सकता है। अच्छा आचार्य जी, बाबा रामदेव को हम जब भी देखते हैं वो गेरुआ रंग पहनते हैं और आप हमेशा श्वेत में नजर आते हैं, ऐसा क्यों? ये एक सामान्य रूप से जानकारी के लिए, भारतीय संस्कृति में वर्ण और आश्रम की जो बात की जाती है, आज लोग जाति की बात करते हैं और मजहब की बात करते हैं या अलग अलग विखंडन की बात करते हैं। हमारी संस्कृति ऐसा नहीं कहती है। यदि आप प्राचीन काल में जाएं तो वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्था थी वह एक तरह से हेल्दी कंपटीशन था। वो कहीं भी कोई भी हो सकता था, कोई भी चाह करके किसी के भी परिवार में से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी होता था, वह परंपरा थी। तो वो आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम रहे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये हमारी परंपराएं रही। तो सन्यास परंपरा को हमारे यहाँ ये माना जाता है कि वह एक तरह से सूर्य धर्मा होते हैं, अग्नि धर्मा होते हैं, इसलिए भगवा की परंपरा रही। उसके लिए ज्ञान, नॉलेज, वैराग्य, सब चीजों की आवश्यकता होती रही है। उससे पहले जो पहला आश्रम होता है उसको वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। वहां पर आप सादगी और सिंपल उसमें रह करके विद्या अध्ययन करें, नॉलेज को प्राप्त करें, इसके लिए ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। और ब्रह्मचारी भी सन्यासी की तरह से ही होता है, परंतु वो भगवे वस्त्र में नहीं होता है,
मैं ब्रह्मचारी हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी सन्यासी हैं, इसलिए मैं सफेद में हूँ और वो भगवे में। जी जी, बहुत अच्छे से आपने इसका जो है जवाब दिया। जी। एक चीज जो कि कई लोग समझना चाहते हैं, शुरुआत हुई थी आप सभी की, हमारे घरों में टेलीविजन सेट्स पर आए थे, 15 मिनट का एक पोर्शन आता था बाबा का और उसमें वो योग सिखाते थे। उसके बाद आप धीरे धीरे हमारे किचन में आ गए, उसके बाद आप हमारे बाथरूम तक चले गए, फेस वॉश, साबुन। अब अगला सवाल लोगों के मन में ये है, अब आप अगला कदम कहाँ उठा रहे, कहाँ जाने वाले हमारे घर में? और हम तो लोगों के दिल और दिमाग में बसना चाहते हैं, वहाँ आपने हमको स्थान दिया हुआ है, और बाकी जगह तो उसकी बाद की चीज़ हैं, क्योंकि दिल में हम हैं, इसलिए आपने सब जगह पर हमें स्थान दिया है। और इसके लिए मैं देशवासियों का बहुत ही कृतज्ञ भी हूँ, क्योंकि जो विश्वास है वो बड़ी बात होती है। क्योंकि आज का जो ज़माना है ना, वो कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है। इस ज़माने में भी यदि करोड़ों लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो यह परमात्मा की कृपा और हमारा सौभाग्य है। कई लोग ये बोलते हैं कि अगर बाबा चेहरा हैं तो उसके पीछे का दिमाग आचार्य बालकृष्ण है, अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे जो शब्द होते हैं वो आपके होते हैं। ये कितना सही है? मेरे पीछे जब मैं बोलता हूं तो मेरे हजारों भाई बहन होते हैं, जो समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से इस कर्म योग को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके जो लगे हुए हैं। जो लाखों लाखों ऐसे भाई बहन हैं, आज 1 लाख से ज्यादा फ्री कक्षाएं चल रही हैं, आज 20,000 से ज्यादा भाई बहन हमारे साथ कर्म में सहयोग कर रहे हैं। तो जब मैं बोल रहा होता हूं तो मेरे पीछे वो सारे भाई बहन होते हैं। यदि श्रद्धेय स्वामी जी के पीछे मैं होता हूं तो मेरी शक्ति अपनी नहीं है, उन सारे भाई बहनों की है। जी, आपने शुरुआत में कहा कि 99% स्टेक आपका है, 9,900 करोड़ के आप आदमी हैं। अब आप बताइए और कितने हजार करोड़ के आदमी आप होने वाले हैं? लोग तो बताते मैं कई 30-40 हजार करोड़ का हो गया, आप इतना कम क्यों बता रहे हो? मैंने तो ये सुना, अभी तो मैं पढ़ता रहता हूँ कई कई बार न्यूज और कई सारी रिपोर्टें आती हम हैं। लोग तो आप वो ही तो के आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं, आपने कहा 10,000 साल करोड़। ही बहन मैं हो गया था 27,000 करोड़ का, तो इस बार तो 9,000 की बता रही हो साक्षी जी। नहीं, मैं तो आप ही के दावे के अनुसार बता रही हूँ, आप ही ने कहा ये था तो 10,561 करोड़। कंपनी की वैल्यू टर्नओवर पर नहीं होती है, उसकी कंपनी के वैल्यूएशन पर होती है, कि उसकी जो ब्रांड वैल्यू पर होती है वो हमारी ज्यादा है। तो ब्रांड वैल्यू की आपने बात की, ब्रांड वैल्यू में आपके ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव, जी। बाकी जो कंपनीज होती हैं वो कटरीना कैफ, सलमान खान और सुंदर सुंदर महिलाओं को लेकर आती है, लक्स का ऐड होगा, साबुन में नहा रही होंगी, आप एक गेरुए में लिपटे हुए एक बाबा दाढ़ी वाले, वो सब साबुन भी बेच रहे हैं और महिलाएं उसको खरीद भी रही हैं। ये सोच किसकी थी कि ये बाबा का बेचा हुआ साबुन भी महिलाएं ले आएंगी अपने बाथरूम इस में? विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सभी यहाँ पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बैठे हैं। ये एक इन लोगों का भ्रम था, एमएनसीज का, या हमारे देश को इस तरह से संस्कृति से विमुख करने का षड्यंत्र था। या तो षड्यंत्र था या भ्रम था कि मेरी माँ बहन बेटियों को आगे करके हमने हर उत्पाद को बाजार में उतारा। लोगों की मजबूरी थी, मेरे को नहीं लगता है कि माँ बहन बेटियों को देख करके लोग उत्पाद को खरीदते थे। मजबूरी थी कि दूसरा कोई सामान नहीं था, विकल्प नहीं था, तो वो प्रोडक्ट खरीदते थे। पतंजलि ने विकल्प दिया और पतंजलि ने कोई भ्रम और स्वप्न नहीं दिखाया। पतंजलि ने उत्पाद के गुण बताए। तो श्रद्धेय स्वामी जी, उत्पाद की प्रामाणिकता के लिए उससे बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। पर ये दिमाग कहाँ से पाया आपने? इकोनॉमिक्स या आपने मैनेजमेंट पढ़ा है? हम तो संस्कृत के पढ़े हुए गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, हमने कभी सोचा नहीं। तो सब आईएम्स को भी आपने परेशान कर दिया, सब परेशान हो रहे हैं कि क्या हो गया, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि एक बाबा को खड़ा कर देते हैं और एक आचार्य बालकृष्ण जो कि श्वेत रंग धार के यहाँ पे आ जाते हैं, 2 लोग इतना बड़ा 10,561 करोड़ का बिजनेस कर लेते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये दिमाग कहाँ से आ गया? नहीं, हम, आप कह रहे हो हम परेशान कर रहे हैं, मैं परेशान करने वाला लगता हूँ क्या किसी को? मैं किसी को परेशान नहीं करता। मैं तो शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब एक भगवाधारी बाबा जो अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ और एक सफ़ेद सा वस्त्र में रहने वाला, वो भी अनपढ़ माँ बाप, डबल अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, दोनों एक नहीं। तो जब पैदा हुआ और सामान्य गुरुकुलों में और संस्कृत की शिक्षा लेकर के जब हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो आप
कितना बड़ा कर सकते हैं, यह आप हमसे एक तरह से शिक्षा लीजिए। हम तो सिखाना और बताना चाहते हैं, हम डराना और धमकाना नहीं चाहते हैं जी। आप और बाबा रामदेव इतने सालों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कभी हमने ऐसी कोई अनबन की भी खबर नहीं सुनी आप दोनों के बीच में। सुनना चाहते हो क्या? नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो हम ये समझना चाहते हैं कि ऐसी जोड़ी आप मिले कहाँ पे और अचानक से वो इतने आगे फलती फूलती गई। उस वक्त जब आप मिले होंगे तब ना आपको पता होगा ना बाबा रामदेव को पता होगा कि आज आप 10,000 करोड़ के बिजनेस तक पहुंच जाएंगे। तब जब आप मिले, कहाँ मुलाकात हुई और कैसे आपका बिजनेस बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई? हम मिले थे व्यापार के लिए नहीं, और आज भी साथ हैं तो व्यापार के लिए नहीं। हम मिले थे गुरुकुल में, वह भी भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, जीवन के रहस्यों को जानने के लिए आए थे। मैं भी उसी कार्य के लिए गुरुकुल में पहुंचा था। गुरुकुल में दूसरे भी हमारे मित्र थे, पर वो कुछ पूर्व निर्धारित होता है या परमात्मा की व्यवस्था, ऐसी दोस्ती और आत्मीयता हमारी रही। हम छोटे बड़े भाई की तरह से रहते रहे, पर हमको भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था कि हम ऐसा कुछ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हिमालय में रहे। 94 की बात है। हमने सोचा कि जिंदगी में आध्यात्मिक मार्ग पर रहना है, घर गृहस्थी दुनियादारी नहीं बसानी है, परंतु मांग मांग करके भी हमको ज़्यादा नहीं खाना है, तो कुछ तो करना है। हमने सोचा कि फिर करें क्या। सन्यासी और बाबा जी बनते हैं तो स्वाभाविक ही है कि जिस भी मत पंथ संप्रदाय में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, महापुरुष हैं, हर संप्रदाय में है, हर पंथ में है, हर धर्म में है, और हर जगह पर गलत लोग भी हैं। क्योंकि व्यक्ति गलत हो सकता है, जो धर्म की जो मूल तत्व है वो गलत कभी नहीं होता है, हम ऐसा मानते हैं। तो उनमें फिर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम भी एक किसी ग्रुप में, समूहों में बट करके रह जाएंगे। तो ये विचार, ये 94 की बात मैं आपको बता रहा हूं। तब हमने ये संकल्प लिया कि हम भारतीय संस्कृति, परंपरा, मूल्य और आदर्शमय जीवन को तो जिएंगे, पर काम ऐसा करेंगे जो सार्वभौमिक हो, जो मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक हो। तो उस सार्वभौमिकता को हमने खोजा। तो आयुर्वेद और योग, दो ऐसे हमारे तत्व थे। वो हमारे ऋषियों की देन है, हमारी परंपरा की देन है, हमको गर्व है, पर वो मनुष्य मात्र के लिए उपादेय है। वह ना जाति, ना मजहब, ना क्षेत्र, ना एरिया, ना देश की बात करता है। पूरी वो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे वैश्विक स्तर की बात करता है। उन दो तत्व को लेकर के हम आगे बढ़े थे। उस समय पर हमारे पास कोई नहीं था, हमारे पास उस ऋषियों के दो ज्ञान के पहलू थे, और उस योग और आयुर्वेद ने ही आज हमको यहाँ पहुँचाया। हमने योग और आयुर्वेद को, लोग कहते हैं कि हमने योग और आयुर्वेद को दुनिया में पहुँचाया। मैं कहता हूँ कि योग और आयुर्वेद ने आज आप सबके बीच में हमको पहुँचाया। तो आपको बाबा ने योग सिखाया और आपने बाबा को आयुर्वेद सिखा दिया, और ये दोनों आपस में मिलके आज बिजनेस बन गए। ये नॉलेज, ये जो रिसर्च है, मेरे को नहीं पता था। मैंने आयुर्वेद सिखाया, उन्होंने योग सिखाया। वैसे सच बताएं, हम दोनों ने दोनों को दोनों चीज़ें सिखाई, साथ में रहे। वो मेरे बड़े रहे, मैंने बहुत कुछ सीखा। रुचि की बात रही कि योग में उनकी ज़्यादा रुचि रही, पेड़ पौधों में हमारी ज़्यादा रुचि रही, तो हम लगे रहे और व्यापार के लिए। और ये जो स्वरूप दिखता है ना, ये व्यापार इसको कहते हैं, क्योंकि चीज़ों को बनाना और बेचना तो व्यापार कहलाता है। परंतु यह व्यापार, यह अर्थ के लिए नहीं, ये परमार्थ के लिए है। क्योंकि जब हमने प्रारंभ किया था बहुत छोटे स्तर पर, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने यह सोच करके प्रारंभ किया था कि अपनी जो संस्था है उसको सेल्फ सस्टेनेबल जो मॉडल है वो कैसा बनना चाहिए, कि अपने पैरों पर संस्था कैसे खड़ी हो। हमने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बना करके उन गतिविधियों को चलाने के लिए हमने छोटी सी दिव्य फार्मेसी बनाई। हम यहाँ से प्रारंभ होते रहे और यह स्वरूप इतना बड़ा इस रूप में हुआ क्योंकि हम उस जनसेवा के कार्यों से, लोगों के जो भरोसा और विश्वास से, उनकी जो आवश्यकताएं हैं या उनकी जो अपेक्षाएं हैं हमसे बढ़ती रही। ये पतंजलि आयुर्वेद का इतना बड़ा स्वरूप आपको आज दिख रहा है, उसकी उत्पत्ति भी वो आंवले से और एलोवेरा से हुई थी। क्योंकि किसान आए, आंवला लेकर के, वो बेचने के लिए कहीं जगह नहीं था, यहाँ हमारे पास भी हमको आवश्यकता नहीं थी। स्वामी जी ने कहा कि इसको हम जूस बना करके लोगों को देंगे। ये बड़ी, आप कल्पना करिए, बहुत पुरानी बात नहीं है कि कभी ऐसा होता है कि कोई सोच सकता है कि आंवले की जूस भी पीने की चीज़ होती है। कभी किसी ने तो पी नहीं। आंवले के मुरब्बा खाते हैं, चटनी खाते हैं और आंवले का चूर्ण भी बना देते हैं, पर कभी सोचा किसी ने कि आंवले का जूस भी पीने की चीज़ है?
पर स्वामी जी ने कल्पना की कि ये गरीब किसान है, इनको इस आंवले को खरीदने वाला कोई नहीं है, तो मैंने कहा महाराज बेचोगे कैसे इसको? स्वामी जी ने एक बात कही थी, ये आंवला गुणकारी है, लाभकारी है, ये रसायन है, ये जीवन को देने वाला है, ये आंवला लोग पिएंगे तो उनको जीवन मिलेगा, जो किसान बेचारा परेशान घूम रहा है उसको अपने जीवन निर्वहन के लिए साधन मिलेगा। ये पतंजलि की उत्पत्ति की कहानी है और बहुत पुरानी नहीं है, मात्र 10 वर्ष पुरानी कहानी है। तो किसान की पीड़ा से हम पैदा हुए और हमने अपनी चाहत से अपने को नहीं बढ़ाया, यही पतंजलि का स्वरूप है। और आज जो कुछ भी है, आप बात करते हैं, मैं बैठा हूं आपके सामने, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम एक भी रुपया डिविडेंड का अपनी जिंदगी के लिए, न हम किसी सैलरी के रूप में, न किसी भी रूप में कोई, न हम पैसा लेते हैं, न कभी हम लेंगे। वो समाज के कार्यों के लिए है और समाज के कार्यों के लिए ही वो संस्थान से जो भी होगा हम उसके लिए काम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि शहीदों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाएगा। हमारे सामने चेतन चीता जी बैठे हुए हैं, आप इनके बारे में जानते होंगे, सीआरपीएफ के कमांडर जिन्होंने 9 गोलियां अपने शरीर में ली हैं। तो आज इनके सामने मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, 10,561 करोड़ का बिजनेस करने वाली पतंजलि क्या ऐसे हमारे जवानों के लिए या फिर जो शहीद हुए हैं उनके लिए कुछ चैरिटी करेगी, कुछ ऐसा आज प्रण लेती है कि इतना ज्यादा जो बिजनेस हो रहा है उससे इनके लिए कुछ किया जाएगा? बिल्कुल, पहले तो मैं भाई हमारे चेतन चीता जी को मैं बहुत प्रणाम करता हूं और आप जैसे जो जावांज हैं, जो वीर हैं, उन पर हमें गर्व है, हमारे देश को गर्व है। और इस तरह के जो वीर सिपाही हैं जो वहां पर होते हैं वो सिर्फ देश के लिए होते हैं, वो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। ऐसे जो हमारे सैनिक हैं, ऐसे जो बहादुर हमारे वीर हैं, उनके बलबूते पर आज हमारा देश सुरक्षित है। आज हम चैन की नींद सोते हैं तो हम सबको यह पता होना चाहिए कि उसके लिए हमारे बहुत सारे भाई अपनी रात की नींद को खो करके कि हम चैन की नींद से सो सकें, उनके लिए हमारा सम्मान भी होना चाहिए, वो हमारे जीवन में हमेशा स्मरणीय रहने चाहिए। श्रद्धेय स्वामी जी ने अभी सुकमा का पीछे कांड हुआ तो हम लोगों ने घोषणा की 50 लाख रुपए हमने वहाँ पर भिजवाया। उससे पहले बीएसएफ आदि के जो ट्रेनिंग के प्रोग्रामों में भी हम लोगों ने 50 लाख जो शहीद हो जाते हैं उनकी विधवाओं के लिए, बहनों के लिए, उनके बच्चों के लिए हमने सहयोग किया है। पहले भी ये मीडिया में ज़्यादा बात नहीं आई, पर इस बार श्रद्धेय स्वामी जी ने सोचा कि हम जब शहीद हो जाता है देश के लिए तब बहुत चर्चा होती है, परंतु बाद में क्षमा करिएगा उनके परिवार वालों को पूछने वाला कोई नहीं होता है। हमने ऐसे सैकड़ों हम परिवारों को जानते हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने सोचा कि सबसे ज्यादा हम क्या कार्य कर सकते हैं उनके लिए, तो यह था कि उनके बच्चों की शिक्षा के लिए हमको काम करना चाहिए। तो जो हम सैनिक जो शहीद हुए सिपाही जो हमारे या सैनिक जो भाई, उनके बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा की ये घोषणा की है, वहाँ हम आवासीय रूप से रखने का भी, खिलाने पिलाने का और पढ़ाने की व्यवस्था हम करेंगे। बिल्कुल। और इस बीच में बताना चाहती हूँ कि आचार्य बालकृष्ण जी सम्मानित करेंगे इस वक्त चेतन चीता जी और उनके परिवार को, और इनकी तरफ से घोषणा भी है कि इनके सम्मान में 5 लाख रुपए इनके परिवार को दिए जाएंगे पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से न्यूज़ 24 के इस मंच पे। तो हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान ही, इस कार्यक्रम के बीच में ही पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि चेतन चीता जी को सम्मानित करके उनके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाए। तो ये आपने अभी अभी ऐलान किया, अभी अभी घोषणा की है, बहुत ही काबिल तारीफ। हमको पता नहीं था पहले से कि हमारे ऐसे यशस्वी इस देश के हमारे एक मैं समझता हूं कि हमारे युवाओं को, हमारी युवतियों को अपने आइकॉन के रूप में, अपने आइडियल के रूप में ऐसे जांबाज हमारे
चेतन, हमारे चीता जैसे लोगों को आदर्श माननी चाहिए, जिससे कि कायरता नहीं बहादुरी हमारे जीवन का पार्ट बने। तो मुझे पता चला हम आए तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि हमारे जो वीर शहीद हैं उनके प्रति हम सम्मान का भाव तो रखें, हम उनके लिए हृदय से सम्मान तो करें। तो यदि वह कहीं सीमा में किनारे पर बैठा हुआ एक सिपाही को भी ये लगनी चाहिए कि मैं काम कर रहा हूं, तो इसकी प्रतीति, इसकी अनुभूति हर दिल के धड़कन में वो धड़कता है, यह उसको महसूस हो जाए, हम ऐसा उसके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो एक छोटी सी एक भावना के प्रति एक हमारे भाव थे। बहुत ही सराहनीय कदम, बहुत ही सराहनीय कदम। अब हम अगर वापस आते हैं और स्वदेशीपन में बात करना चाहती हूँ। पतंजलि को स्वदेशी के नाम से जिस तरह से आपने ब्रांड बनाया है, स्वदेशी ब्रांड, कि हर घर में एक स्वदेशी ब्रांड होना चाहिए, और कितना ज़्यादा नुकसान, बाकी ब्रांड्स तो छोड़िए, आपने मैगी को बहुत ज़्यादा पहुँचा दिया। मैगी को इतना नुकसान हुआ, और जब मैगी में MSG को लेकर वो आउट ऑफ मार्केट थी, तब सबसे ज़्यादा फायदा पतंजलि को हो गया। ये ऐसा आरोप लगाया जाता है। तो आपके दिमाग में उस वक्त ये कैसे आया कि हमें भी मैगी लेकर आना चाहिए और लोग इसको पसंद भी करेंगे, स्वदेशी के साथ कनेक्ट करते हुए? इसमें दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि स्वदेशी के रूप में ब्रांडिंग नहीं, यह स्वदेशी का एक उदाहरण और एग्जाम्पल है पतंजलि, वो सारा देश महसूस करता है। हमने ब्रांडिंग नहीं करी, एक अभाव था ऐसा स्वदेशी किसी भी संस्थान का, ये प्रोडक्ट बनाने वाले एक FMCG संस्थान या कंपनी का, जो उसकी पूर्ति पतंजलि ने की है। हमने ब्रांडिंग नहीं की है, लोगों के दिल और दिमाग में जो एक अभाव, एक कमी महसूस होती थी, उसको पूरा करने का हमने प्रयास किया है। और जहाँ तक बात रही कि जो हमने नूडल, पतंजलि नूडल निकाला, किसी के बंद होने से और किसी के खुलने से पतंजलि नहीं चलता है, क्योंकि पतंजलि किसी की कॉपी नहीं करता है, हमने किसी की नकल नहीं करी। पतंजलि ने लाखों देशवासियों के सहयोग से, उनके भावनाओं से, पतंजलि ने उन कंपनियों को एक तरह से मजबूर कर दिया कि जो आयुर्वेद और योग की मजाक उड़ाया करती थी, आज वो आयुर्वेद वाले प्रोडक्ट बाजार में लेकर के आते हैं। पतंजलि वो काम करता है, किसी की नकल करने की हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे भी आप पर आरोप लगते हैं कि, आरोप ही हैं कि आपने स्वदेशी कहकर उसके अंदर देशभक्ति का तड़का डालकर लोगों के घरों में जब वो प्रोडक्ट पहुंचाया, तो लोगों के अंदर ये फीलिंग लाने के लिए कि आप देशभक्त हैं, तो पतंजलि का प्रोडक्ट इसीलिए आपको इस्तेमाल करना है। ये इस्तेमाल करके आपने बाकी सारे लोगों को आपने जो है परेशान तो किया ही, सारी FMCG जो है कंपनीज को, और फायदा आप ले गए हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं, देश के अंदर कौन सी ऐसी विदेशी कंपनी है जिसने इस देश के राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ भी जनसेवा के कार्य किए हों। सिर्फ CSR एक्टिविटीज की मैं बात नहीं करता, वो खाना पूर्ति के लिए की जाती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी कौन सी कंपनी है जो स्वदेशी के लिए, यानी कि देश के लोगों की भावनाओं के लिए बिना किसी तरह से, आप कहते कि हम लाभ ले गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने क्या लाभ लिया? हमारी जिंदगी को जीने के लिए हमको कितनी साधन की आवश्यकता है? सदैव स्वामी जी के पैरों में जो खड़ाऊ है ना, लक्कड़ जो मोटे मोटे पहनते हैं, वो 3-4 साल चलते हैं, 20-25 रुपए के होते हैं। और मेरे को भी इससे सस्ते चप्पल नहीं मिलते हैं, ये आज के लिए नहीं पहन के आया, हर रोज पहनता हूँ। तो हम, ये कौन से ब्रांड का है? ये ब्रांड में देख लो, आप ही देख लो जी, जो मिला देसी टाइप ही है हिंदुस्तान। तो हमारा यह प्रयास रहता है कि अपने जीवन में सादगी हो, हमको अपने लिए नहीं जीना है, हमको समाज के लिए जीना है। और यही कारण रहा है कि पतंजलि ने, यदि अपने बलबूते पर यदि पतंजलि बड़ा ना होता, तो आज पतंजलि 200 करोड़ का रिसर्च संस्थान, जो सरकार को करना चाहिए था, सरकार भी अपनी वो कर रही है अपने ढंग से, परंतु जो दूसरे लोगों को करना चाहिए था, यदि आज पतंजलि ने, आज योग और आयुर्वेद की बात पूरी दुनिया करती है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के हम शुक्रगुजार हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे बना दिया। पर इस योगा डे बनने से पहले जो वातावरण और माहौल तैयार हुआ, तो वह तैयार किसने किया? सदैव स्वामी जी ने योग किया। तो किसके कारण से किया? वह स्वदेशी की भावना, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया। एक बात और बता दूं, हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, मुझे गर्व है,
मध्य प्रदेश में बात आई सूर्य नमस्कार के ऊपर, जो लोगों ने कहा कि हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लोगों ने कहा कि बाबा रामदेव वाला योग करेंगे, बाकी लोग कराएंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि बाबा जी कराएंगे तो हिंदू मुस्लिम नहीं कराएंगे, जो कराएंगे वो देश के लिए कराएंगे। इनसे पूछ ले बैठे हुए। भगवे पहन करके भी भगवे की बात होती है, तो श्रद्धेय स्वामी जी के ऊपर भगवा वाली कोई बात नहीं आती है, क्योंकि हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, कोई राजनीतिक कोई दुराव या कोई हमारा छिपाव नहीं, कोई ऐसा कुछ कोई बात नहीं, क्योंकि हम सबको सबका साथ सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सच्चे अर्थों में इसको इस सूत्र को लोगों तक पहुंचाने का कार्य पतंजलि कर रहा है। आप अपने कौन से ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सॉरी, आप अपने पतंजलि का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? एक बात मैं कहना चाहता हूं, पतंजलि का टूथपेस्ट बना, जब बना, हर रोज स्वामी जी और मैं 4 तरह के घोल बनाते थे डेली, सुबह से शाम तक हम 10 बार पेस्ट करते थे कि ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। सारी बना करके सारे अपने ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद हमने लोगों को दिया। और मैं यही कहना चाहता हूं, यदि कोई भी उत्पाद आप अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हो, दुनिया में किसी भी लैब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए और अपने मासूम बच्चों के साथ किसी भी तरह की कोई खिलवाड़ और समझौता नहीं करोगे। ये हमको भरोसा है, यदि हम ऐसा ही सब लोग सोच लें तो देश का भला होना एक दिन से शुरू हो जाएगा, और जो मिलावटी और नकली सामान बिकना एक दिन में बंद हो जाएगा। ये तो आपने शुरुआत में इस्तेमाल किया, अभी भी आप दंत कांति इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, मैं प्रतिदिन जितने भी उत्पाद हैं जो हम प्रयोग करते हैं, मैं टोटल उत्पाद पतंजलि का ही प्रयोग करता हूं। और हमको यह भी खुशी है, बहुत सारे एमएनसीज में काम करने वाले भाई भी ये कहते हैं, बनाते तो हम भी साबुन और शैम्पू और टूथपेस्ट और तेल हैं, पर हम यूज पतंजलि का करते हैं, तो हमको बड़ी ठंडक पहुंचती है। मैगी भी आपने खाकर देखी थी? नूडल की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी कभी कोई नूडल नहीं खाया, हमने तो कभी कभी चखा भी होगा, पर उन्होंने कभी नहीं चखा। पहले वो वाला तो खाकर देखा होगा ना कि हमारे वाले में और इसमें क्या फर्क है? वही मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने चख करके नहीं देखा। और जब हमको नूडल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे थे, स्वामी जी शायद हर रोज थोड़ा थोड़ा करके, यदि मैं टोटल उसका पूरा कैलकुलेशन कर लूं, मुझे लगता है कि कई कुंटल नूडल न खा गए हो स्वामी जी। तो तब जाकर के वो नूडल पतंजलि नूडल बना है। ये बात तो साफ है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स जो आते हैं, आप उसको पहले खुद पर इस्तेमाल करते हैं और खुद खाकर देते हैं जी। जीन्स भी आने वाली है। ऐसा है कि जीन्स जो है ना, वो आपको पहना देंगे बहन जी। नहीं, सारे काम हम थोड़ी करेंगे, इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए भी तो छोड़े हम। नहीं। और एक बात और जरूर है, जब तक पहन के नहीं देखेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल सही है, सही फिटिंग की है? देखो खाने की चीज से नहीं, सबके सामने पहनने की जरूरत नहीं है, सामने पहन लेंगे ना, कोई बात नहीं। खाने की चीज से नुकसान होने की संभावना है, नुकसान हम लेना चाहते हैं, पहनने की चीज सुंदरता हम दूसरों को देना चाहते हैं। तो जीन्स आपकी स्वदेशी कैसे बनेगी बताइए? क्योंकि जो धागा है, जो कॉटन है, जो कपास है, वो किसान उगाता है, हमारे खेतों में उगता है, और जो बड़ा जितना भी उसके लिए जो यान जो धागा तैयार होता है वो भारत में होता है। और वो जो जीन्स है ना, जो वो भी सस्ते में तैयार होता है, सिर्फ ब्रांड के नाम पर वो महंगा बेचा जाता है। यदि कपड़ों को आप खरीद के लाओगे तो 200-300 का होगा, ब्रांड के नाम पर आप जाते हो तो वो सिलाई कर करके एक ठप्पा लगा देने से 2-3 हजार का हो जाता है। तो पतंजलि ने सबसे पहला यही काम इस देश में किया है। मैं एक बात बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर लोगों ने अलग अलग तरह से देश को बांटा, अलग अलग हमने टुकड़े कर दिए, अलग अलग तरह से लोगों को हमने दूर कर दिया अपने से। तो विदेशी कंपनियों ने भी एक काम किया कि गरीबों के लिए अलग ब्रांड बना दिए, अमीरों के लिए अलग ब्रांड बना दिए, जिनके पास पॉकेट में ज़्यादा हो तो बड़े महंगे सामान ले आओ, गरीब है तो बेचारा काम चलाने के लिए ले आओ। पतंजलि ने इस दूरी को मिटाने का सबसे पहला काम किया कि आज बड़ा से बड़ा आदमी, पैसे वाला बिजनेसमैन हो, चाहे बड़ा किसी भी फील्ड का प्रतिष्ठित आदमी हो, वो भी पतंजलि प्रयोग करता है, क्योंकि वो सोचता है कि पतंजलि का मतलब बड़ा शुद्ध होगा। और एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी पतंजलि प्रयोग करता है, क्योंकि वो सोचता है कि यह सस्ता होगा। तो यह पतंजलि की खासियत और विशेषता है। पतंजलि ने उस दूरी को भी मिटाया है कि सस्ता मतलब घटिया नहीं और बेहतर मतलब महंगा नहीं। तो जीन्स आपकी कब तक आ रही है, और क्या ये सस्ती होने वाली है? बिल्कुल सस्ती होगी, और पतंजलि की जीन्स को हम शायद पूरे देश को ना पहना सके, पर मैं ये कहना चाहता हूँ
कि पतंजलि जींस के बाद में जो महंगे महंगे ब्रांड के नाम पर जो देश को लूट रहे थे, वो लूटने की जगह पर अभी सस्ते सस्ते बहुत सारे हमारे भाई बहन जो उस फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए मार्ग खुलेगा, ये हमको पूरा विश्वास है। ऐसा क्यों कहा आपने कि शायद हम पूरे देश को ना पहचान जो है पहना सकें? कहीं ना कहीं हमारा शक है कि सब लोग नहीं हमारा पहनेंगे। देश बहुत बड़ा है। आज पतंजलि आयुर्वेद कहने के लिए हम कहते हैं 10,000 करोड़ पे पहुंच गया है। यदि हम देखें तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ये नहीं कि पूरे देश के हर घर में हम पहुंच पाए, हाँ अधिकांश तो नहीं, घरों आपको में हम लगता है पहुंच कि पाए जो हैं। युवा हैं, परंतु जो ब्रांड्स पे जाते हैं कि लेवाइस लिखा हुआ है लेबल पे, न्यूमेरो उनो लिखा हुआ है, वहीं पे अगर पतंजलि लिखा होगा तो वो उसको पहनकर जाना चाहेंगे बाहर? हमको लगता है उनको गर्व होगा। अभी तो पतंजलि अब ये जींस गर्व देखिए, जो गर्व के साथ जो आप देशभक्ति और ये स्वदेशी जोड़ देते हैं ना, बिल्कुल वहाँ पर गर्व आ होगा, जाता है। क्योंकि वह पैसा कमा करके लूट करके ले जाती हैं। पतंजलि में से एक भी पैसा यदि कंपनी को आय होता है, वो देश के कार्यों के लिए, जनसेवा के कार्यों के लिए लगाता है। यह सारे देशवासी जानते हैं, इसलिए उसको गर्व होगा कि यदि एक भी पैसा वो पतंजलि के प्रोडक्ट के लिए दे रहा है तो अच्छा प्रोडक्ट तो लेकर के ही आ रहा है, परंतु उस प्रोडक्ट से वह यदि जो आय है वो भी देश के समाज के कार्यों के लिए लगेगा, उसको पूरा भरोसा है, इसलिए उसको गर्व होगा। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से दो लोगों को सबसे ज्यादा कारोबार में फायदा हो रहा है जी। एक है बाबा रामदेव और दूसरे हैं आचार्य बालकृष्ण जी। ये आरोप पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पार्टी के अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, मैं किसी को कुछ टिप्पणी ना करता हुआ, जब हम लोग आंदोलन में थे, आंदोलन तो हम गरीबी, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लग रहे थे। हम लोग को किसी से कोई द्वेष और किसी से प्रेम नहीं था, पर हमको विद्वेषी बना दिया गया। वो पूरा देश ने देखा, पूरा देश ने जाना। और मेरा काम तो आंदोलन का कम रहता है, श्रद्धेय स्वामी जी का ज़्यादा रहता है। मैं तो अपना चूरण चटनी बनाने में लगा रहता था। तो उस समय पर फिर हमको भी लगना पड़ा, हमको भी विलेन बना दिया गया। और जेल कैसा होता है, उसकी दीवारें कैसे होती हैं, हमने भी देख ली। और हमको इस बात की खुशी है, हम तो जेल में थे पर पूरा देश रो रहा था, हमने उसको महसूस किया और देखा। हमको गर्व है कि हम कुछ कर रहे थे, इसका मतलब यही था। उसके बाद मैंने तब उन दिनों में यह भी देखा, कुछ पार्टियों से जुड़े हुए लोगों ने ये कहा कि टूथपेस्ट हमारा तब स्टार्ट हो चुका था, कहने लगे कि जी पतंजलि का नाम होने से हम अपने बाथरूम में और घर में नहीं रख सकते। आदत तो पड़ गई ये टूथपेस्ट की, आप ऐसा करें बिना लेबल की हमको पैकिंग करके भेज दें। मैंने बहुत सारे बिना लेबल के पैकिंग करके भी भेजा है। ये पतंजलि प्रोडक्ट के दम था, क्योंकि आप जब जिससे प्यार करते हैं उसी का चीज़ यूज़ करते हैं। यदि आपको किसी से नफरत हो तो कोई चीज़ आपको ला करके दे दें तो आप प्रयोग नहीं करोगे। पर पतंजलि में इतना दम था, हमसे तो नफरत पर हमारे प्रोडक्ट से प्यार। इतना ही नहीं, यदि जो बाबा को गाली भी देनी होती थी तो सुबह सुबह लोग अपना पेट पुट हिला हिला करके, सांस फूं फां मार करके, तैयार होकर के, ताकत को बढ़ा करके और दिन को बाबा जी को गाली देते थे। यह कोई काम भी तो श्रद्धेय स्वामी रामदेव जैसा व्यक्ति ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उस समय पर जब उस प्रतिकूलता में हम थे, मैं ये कहना चाहता हूं, तब भी हमारा ग्रोथ डबल था, तब भी हमारा ग्रोथ डबल था। और एक बात और बताऊंगा तो आपके दिल निश्चित रूप से आपका भर आएगा। मुझे ये कहा गया कि यहाँ पर अब फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि हम खाने की चीजें बनाते हैं, हम ऐसी चीज नहीं बनाते थे कि कपड़ा बना दो, चलो कोई उसमें आग लगा जाएगा तो उतना ही कपड़ा जलेगा। खाने की चीज में यदि कोई डाल दे तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो सकती है। हमारे में सारे कर्मयोगी भाई बहनों पर, उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, बिना भेदभाव के काम करते हैं। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरी फैक्ट्री में काम करते थे। लोगों ने कहा कि यहाँ कुछ डलवाना चाहते हैं, मेरा एक बंदा नहीं टूटा, हजारों लोग काम करते थे। इतना ही नहीं, लोगों ने कहा कि कुछ ड्रग वगैरह ऐसी चीज ला करके यहाँ रखवाना चाहते हैं कि जिससे कि आपको गैर जमानती जो है ना, वो इस तरह से वारंट आ जाए, आप लोग जेल में सड़ते रहो। इस तरह की योजना बना दी गई। और मैंने अपने फैक्ट्री के बाहर, ये कभी आपने सुना नहीं होगा कि लोगों के जब वो सूंघने वाले जो कुत्ते होते हैं, स्मेल जो डॉग जो करते हैं, उनको सूंघा करके जब उनके भोजन का जो खाने की टिफिन तक को मैं सूंघाता था। लोगों ने कहा गुरुजी जो कुत्ता सूंघता है ना, बड़ी पीड़ा होती है। तो मैंने कहा भाई अभी तो तुम्हारे टिफिन को कुत्ता सूंघता है, यदि किसी की जान चली जाए तो तुमको पीड़ा नहीं होगी। किसी ने विरोध नहीं किया और मैंने अपने फैक्ट्री के अंदर ऐसी व्यवस्था कर करके हम लोगों ने काम किया। इतनी प्रतिकूलता, इतना संघर्ष। लोग सोचते हैं कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार का काम होता है अपना काम करना, परंतु सरकार का काम कोई, आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, अच्छे संबंध हैं, अच्छे कार्यों की वो प्रशंसा करते हैं, परंतु सरकार से हमने किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं लिया। और हमारी सोच यह है कि यदि सरकार आपके अच्छे कार्यों में यदि विघ्न नहीं डालती है, यही सरकार का काम है और यही सरकार का सहयोग है। यही सरकार का सहयोग बहुत बड़ा होता है।
पर जब विद्वेष से कोई पीछे लग जाए वो सरकार का काम नहीं होता है। तो यह साक्षी यहाँ साक्षी इधर ऑन योर लेफ्ट इधर यहाँ, क्योंकि अब आचार्य बालकृष्ण राजनीति में घुस गए हैं, कांग्रेस के प्रति अभी भी अपना दुख अपना गुस्सा जता रहे हैं और कह रहे हैं जता कि नहीं मोदी रहा हूं सरकार मेरे से- भैया, मैं विद्वेष भी नहीं करता हूं, मेरा कोई राग द्वेष नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं यथार्थ और सत्य और तथ्य को कह रहा हूं, मैं विद्वेष की बात आचार्य नहीं जी, कर रहा मैं हूं। सवाल- और मुझे खुशी है अरे तब मैं भी सवाल नहीं कांग्रेस पूछ के रहा हूं, बहुत आचार्य लोगों जी। ने हमारा सहयोग बात दिया। तो सुनिए, बात तो हाँ, सुनिए। सवाल पूछो मैं आप। सवाल नहीं पूछ रहा और ये मत मानना मैं कोई पॉलिटिकल बात कभी भी नहीं करता, ना आज तक की ना कभी करूंगा। ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा तो हूँ, सवाल पूछो अब मैं आप। सिर्फ ये कह रहा था क्योंकि आप सियासत में घुस गए, यहाँ रागिनी नायक बैठी हैं कांग्रेस की जी। स्पोक्सपर्सन, बहुत देर से आपसे कुछ बात करना है। हाँ जी बहन पूछो, रागिनी बहन जी। बालकृष्ण जी नमस्कार। नमस्ते बहन आपकी बात को बहुत ध्यान से मैं सुन रही थी जी। आपने कहा कि शब्दों का प्रभाव तात्कालिक होता है जी और कर्म का प्रभाव स्थायी है। जी तो पहले तो आपको बधाई दे दूं कि शब्द आपके भी बहुत मीठे हैं, मोहक हैं और मुझे लग रहा है थोड़े थोड़े भ्रामक भी हैं। और दौर ऐसा चल रहा है कि कर्मवीर की जगह भाषणवीर ही देश में चल रहे हैं, चाहे व्यापार हो चाहे राजनीति हो। तो एक दो बातें आपसे पूछ लेती हूँ। जी। पहली बात, आपने कहा कि व्यापार के लिए आपको राष्ट्रवाद का नकली तड़का लगाने की जरूरत नहीं, पर जब मैं आपके घी का एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ तो कहते हैं कि गाय को कटने से बचाना चाहते हैं तो पतंजलि का घी खाएं। फिर आपने गुणवत्ता की बात की तो अचानक से मुझे याद आया कि जिस लैब ने मैगी को कहा था कि अब ये खाने के लायक नहीं है, एमएसजी के लेवल ज्यादा हैं, उसने अभी हाल ही में मेरे ख्याल से 7 अप्रैल को आपके आंवला जूस, जो कि फर्स्ट कंज्यूमर लॉन्चेस में से एक था, उसको भी फेल कर दिया और डिफेंस कैंटीन्स ने वो आंवला जूस भी लेना बंद कर दिया। तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि कहीं शब्दों के आडंबर में, बहन, मैं राष्ट्रवाद बता और देता हूँ, स्वदेशी बहुत- की भावना में जी। कहीं कहीं जनता के दिल के साथ और जनता के पेट के साथ और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? रागिनी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रश्न पूछा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आपने किसी राजनीतिक ढंग से पूछ रहे हो, बिल्कुल मैं दिल से कह रहा हूं। मैं एक रागिनी बहन पूछ रही, इस तरह से मैं कहना चाहता हूं। मैं यहाँ से शुरू होना चाहता हूँ। पहला आपका कुछ करेक्शन भी करने की जरूरत हो करता चलूंगा, मैं प्यार से जवाब दूंगा। पहली बात, गाय के घी में हम नहीं कहते हैं कि गोवंश को कटने से बचाएं, हम गोनाइल के एडवर्टाइज में हम ये कहते हैं। गोनाइल वस्तुतः वो गोमूत्र से बना हुआ प्रोडक्ट है। मैं ऐड बनाता हूँ, मैंने अपना करेक्ट कर लेना, मेरे को पता है। तो गोनाइल क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो केमिकल की जगह पर हम लोग गोमूत्र का अर्क निकाल करके, जो बहुत भयानक जो केमिकल्स हैं घर में लगाने के बाद में भी वो बहुत हार्मफुल हो सकता है, उसके अतिरिक्त जड़ी बूटियां डाल करके हम गोनाइल बनाते हैं। और आज हम प्रतिदिन करीबन 40 टन हम गोमूत्र करीबन हम खरीदते हैं। लगभग कई हजार परिवारों से हम उसको कलेक्ट करते हैं, जो पहाड़ों में गाय या कई जगह पर जो जाती थी कत्ल खानों में कटने के लिए, वो गोनाइल की वजह से बची हुई हैं। आपको रिटर्न में डाटा चाहिए तो मैं उपलब्ध करा सकता हूं, वो प्रामाणिक दस्तावेज है। क्योंकि यदि गाय उपकारी होगी, देखो उसकी भी मजबूरी है। जो व्यक्ति किसान है, यदि वो बेचारी गाय को रखने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, साधन ही नहीं है, वो चाह करके भी नहीं रख पाता है। जब उसको दिखाई दे कि गाय पलने लायक साधन तो उसको गोमूत्र से भी मैं ले सकता हूं, तो कटने के लिए नहीं भेजेगा। उस मजबूरी को हमने एक तरह से लाभ में बदल करके उन गायों की रक्षा की है। और वो सारे उदाहरण वो उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में हमने यह प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर हमने स्कूलों में ड्रम रख दिए गोमूत्र के लिए। हमने कहा बेटा तुम घर से आओगे, दूध तुम पीना गायों का, फीस तुम नहीं देना, तुम हमसे कोई भीख भी नहीं देना, हम दान भी नहीं करेंगे तुमको, तुम ड्रम में गोमूत्र डाल देना। हमने उनको कार्ड दे दिया, महीने में उनको हम पैसा देते हैं, उससे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। ऐसा काम भी पतंजलि कर रहा है। यह कहानी है गोमूत्र की। और दूसरी बात आपने कहा FSSAI, यहाँ मैं एक चीज बस बोलना चाहती हूँ। एक मिनट बहन, एक प्रश्न का उत्तर दूंगा पहले, दूसरा प्रश्न रह रहा है इनका। इन्होंने कहा कि जिस नूडल ने FSSAI के जो गाइडलाइन के हिसाब से जो उन्होंने रिपोर्ट दे दिया था, उसे ने आपके आंवले के लिए रिपोर्ट दिया है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा रागिनी बहन, अपने नॉलेज को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि FSSAI के अंदर अभी भी आंवला जूस के लिए कोई गाइडलाइन बना हुआ नहीं है। मैंने FSSAI का जो हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे बात करी, और FSSAI के अंदर फूड कैटेगरी के जो जूसेज हैं उनके लिए गाइडलाइन है। आंवला फूड कैटेगरी का नहीं है, वो आंवले के लाइसेंस का है। और इसीलिए हमने कहा कि या तो FSSAI के अंदर डालना है, उसके पैरामीटर्स के हिसाब से वो आप उसको बना दीजिए
फूड में ले लो, नहीं तो आयुर्वेद के हिसाब से उसका चेक कर लो। उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, और आपने कहा कि मिलिट्री कैंटीन के अंदर बंद हुआ, आपकी जानकारी के लिए दोबारा चालू हो गया, तो आपका दर्द ठीक हो गया। बहुत बहुत टेक्निकल आपने जो समझाया और बिल्कुल गोलमोल कर दिया स्टार्टिंग में। नहीं, बहुत टेक्निकल नहीं, हमारे लिए थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि आप आयुर्वेद दोबारा वाले समझा शख्स देता हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आपने जो गोमूत्र का बताया कि वो हानिकारक हो सकता था गोनाइल में, और इसीलिए हमने वो ऐड लेकर आए, लेकिन उसकी टाइमिंग देखिए ना, जब बूचड़ खानों को लेकर इतना नहीं, वो ये हल्ला हो आप रहा है, देखो, तभी एक बात ये मैं- क्यों याद आया कि ये लोगों के लिए खतरा मेरे हो सकता है, भाई, उससे बूचड़ पहले क्यों नहीं खाने आया? में, बूचड़ खाने की कहानी तो अब उठी राजनीतिक रूप से, और हम काम कर रहे हैं। मेरा गोनाइल पिछले 5 साल से बनता है कि टाइमिंग, क्योंकि आपको याद तब आता है जब बूचड़ खाने की बात उठती है, तो तब हमको हमारा लेकिन गोनाइल ad भी आपको तो दिखता तभी है, तो मैं आता क्या है। करूं भाई, हमें तो याद कभी तब तो आता है शुरू जब ऐड करूंगा। आता है। आपका ऐड जब आया, उसकी टाइमिंग पर हम पूछ रहे हैं कि आपने भी देखा कि आजकल में इस तरह का मामला चल रहा है, ऐसा है, देखिए। उसको फिर आपने देशभक्ति से जोड़ दिया, साक्षी। और उसको फिर आपने जी, वो जी जो भाई, विवाद जी, चल रहा बुझिए। था उससे जोड़ के ऐड बनाया। जी बताइए। पहले आपको आदाब, और देखिए धर्मगुरु जितने भी हों उनसे सम्मान के साथ सवाल पूछा जाता है। पहली चीज़ थोड़ा तो माइक ये ऊपर कर कि लीजिए। हाँ, संक्षेप में यह रागिनी ने जो कहा, मैं इसलिए उनका समर्थन नहीं कर रहा, वो किसी विरोधी पार्टी की हैं। सत्य ये है कि देसी घी का जो आपका एडवर्टाइज है, ये कत्ल खाने का जो शब्द है उसी में इस्तेमाल होता है, और ख़ुद स्वयं बाबा रामदेव बोलते हैं कि गाय को कत्ल गाने में रोकने के लिए आपको, सुन लीजिए वो करें। मैं आर्थिक सवाल पूछना चाहता हूँ, राजनीति से मेरा कोई वो नहीं है। पिछली बार भी इसी में हमने पूछा था बाबा रामदेव साहब से कि चूँकि माननीय प्रधानमंत्री से उनकी राय को मानते हैं, एक तरफ आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, दूसरा भी सरकार ने FDI, वॉलमेट और इन सबको इजाज़त दे दी है। क्या फ्यूचर में पतंजलि प्रोडक्ट्स के अंदर भी इस कंपनी में FDI को शामिल किया जाएगा, या FDI के विस्तार के साथ MNC को जो फायदा पहुंच रहा है उसको रोकने के लिए आप कुछ सलाह देंगे प्रधानमंत्री को? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी WTO से जुड़े बंधे हुए हैं, और इसलिए वो FDI की बात करेंगे। मैं WTO से नहीं बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं विरोध करूंगा, क्योंकि मैं स्वदेशी की बात करता हूं। मैं विरोध करूंगा, और जरूरत नहीं है FDI की, कोई जरूरत नहीं है। हमारे अंदर इतने युवक और युवतियां इतने सक्षम हैं कि फूड के अंदर वो अपने आप खड़ा कर सकते हैं, देश को खड़ा कर देंगे। और ये तो हम बुलाते हैं, सरकार कितने भी बुला ले, आप घुसने मत दो ना, हमको कोई थोड़ी रोक रहा है। हम रोकने पर जुट जाए तो थोड़ी वो करेगी, तो रोकेगा काम से। जैसे रागिनी बहन ने कहा कि शब्द की और कर्म की ध्वनि कर रहे थे, पतंजलि ने रोका है रागिनी बहन, शब्दों से नहीं रोका, कर्म से रोका है। आजाद भारत में जो आज तक नहीं हुआ वो पतंजलि ने करके दिखाया, वो शब्दों से नहीं किया, वह कर्म से करके दिखाया। आपने कहा घुसने ही मत दो, क्या ये डर बोल रहा है आपका? नहीं, डर नहीं बोल रहा है, कॉम्पिटिटर कॉन्फिडेंस बोल रहा और है। स्वदेशी हमने एकदम ऐसा ये डर लोगों नहीं के है, रग-रग ये में डाल दिया कॉन्फिडेंस कि बोल हम रहा है। यदि आज उन MNCs को नाक रगड़ करके ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, तुम्हारे टूथपेस्ट में नीम है, तुम्हारी टूथपेस्ट में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, ये उनका भय बोल रहा है। वो आयुर्वेद की ताकत बोल रही है, वो उनकी आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा नहीं बोल रही है। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया साक्षी बहन, ना हम कभी करेंगे। और जहां तक पतंजलि की बात रही मेरे भाई, मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोई विदेशी FDI ना आया है, ना कभी आएगा। यूसुफ अंसारी आपसे सवाल करना। बालकृष्ण जी आदाब। मेरा सवाल ये है कि आपके प्रोडक्ट्स को लेके एक कम्युनिटी विशेष में बड़ा कंफ्यूजन है कि उनमें गोमूत्र इस्तेमाल होता है, तो बराए मेहरबानी आप यहाँ क्लियर करेंगे कि आपके किन किन प्रोडक्ट्स में गोमूत्र है और किन में नहीं है, ताकि वो कम्युनिटी भी आपके प्रोडक्ट से महरूम ना रहे। जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा भाई, और मैं बताना चाहता हूं, यह एक तरह से मेरे को लगता है कि हमारे मुस्लिम भाई या हमारे जो विशेष कर करके जो ठीक है वहाँ पर गोमूत्र आदि को चीज़ों को वो अच्छा नहीं माना जाता, वो परंपरा में वो अच्छी बात है, कोई चीज़ कहीं अच्छी होती है कि खराब होती है, परंतु गोमूत्र की आड़ को लेकर के उनको जो सस्ते प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट मिलते थे उसको रोकने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र हमको नजर आता है। और हम क्या करते हैं, हमने बिल्कुल ओपनली गोनाइल, जैसे मैंने कहा, मुझे गर्व है कि हम गौमूत्र से ऐसी चीज बनाते हैं जिससे गायों की रक्षा से लेकर के लोगों को हेल्थ के लिए लाभकारी चीज है। गोनाइल है ना, आप यूज करिए चाहे मत करिए। इसी तरह से दूसरे प्रोडक्ट में गोमूत्र अर्क है, एक वो पूरा अर्क है, उसका हम लोगों ने डिस्टिलेशन करके वो डायरेक्ट गोमूत्र ही है उसके अंदर, वो हम पूरे देश में लिखा होता है गोमूत्र अर्क है, आप यूज करिए मत करिए, हम बाध्य नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त 3 प्रोडक्ट, एक साबुन के अंदर जो पंचगव्य साबुन है उसके अंदर लिखा हुआ है, और इसके अतिरिक्त जो है आपका
फिनाइल हो गया, गोनाइल हो गया, एक गोली बनती है, उसको शोधन करने के अंदर में उसको डाला जाता है, वो कायाकल्प तेल है उसके अंदर। इसके अतिरिक्त एक और द्रव्य है, वो संजीवनी बटी का शोधन में लगता है। ये 5 द्रव्य हैं। हम करीबन 800 प्रोडक्ट बनाते हैं और 800 प्रोडक्ट के अंदर में 5 चीजों के अंदर गौमूत्र पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए, मेरे मुस्लिम भाई बैठे हैं, कहीं वहीं शंका पैदा की गई थी, मेरे यहाँ कई हजार मुस्लिम भाई बहन मेरे यहाँ काम करते हैं। शायद हरिद्वार के अंदर में ऐसी कोई भी संस्थान या कोई चीज नहीं है जहां इतने मुस्लिम भाई बहन काम करते हो, तो वो कहीं मेरे यहाँ बैठ करके गौमूत्र मिलाने का काम नहीं करते हैं। वो विश्व की वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी को बनाने का, प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं। ये संदेश आप लोगों के द्वारा भी पूरे देश को जाना चाहिए। सर एक बालकृष्ण जी, एक सवाल है जी। स्वदेशी की बात आप करते हैं, जितनी भी देशी कंपनियां हैं, डाबर, झंडू, वो तो हार रही हैं आपसे। विदेशी कंपनियां, कॉलगेट, उन पे कोई असर नहीं पड़ता? असर नहीं पड़ता है शायद। आप अभी नहीं, मतलब उस हिसाब से असर नहीं पड़ रहा विदेशी कंपनियों का जितनी स्वदेशी कंपनियों पर असर पड़ रहा है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए वही कह रहे हैं स्वदेशी का आपका नारा है, लेकिन आप स्वदेशी कंपनियों को जो है ना, नहीं, ऐसा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, स्वदेशी कंपनी पर भी थोड़ा बहुत असर होगा, वो और प्रोडक्ट बना सकते हैं, बड़ा क्षेत्र है, पर विदेशी कंपनियों पर बहुत असर पड़ रहा है और बहुत पड़ेगा। और इसीलिए हमने कभी भी दूसरी जो देशी कंपनियां हैं उनके लिए कभी भी हमने कोई हल्की बात नहीं की। हम सहयोग करेंगे ना, डाबर वाले बेहतरीन बनाए, दूसरी जो कंपनियां जिनकी आप बात कर रहे हैं, हम सहयोग करेंगे। मैंने बोला है, मैं तो मिलता भी हूँ वहाँ जहाँ उनकी फैक्ट्री है, वहीं हमारी बन रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डाबर का भी कोई व्यक्ति बैठा हूँ, मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, उनकी फैक्ट्री को बनाने में प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी नॉर्थ ईस्ट में, तेजपुर में। हम लोगों ने बराबर में फैक्ट्री लगाई, हमने जाकर के सबसे पहले उनका भी प्रोटेक्ट किया। हमने कहा कि इसकी रक्षा होनी चाहिए, और जिन लोगों ने परेशान किया हुआ था उनको ठीक करने का काम हम लोगों ने किया है। हम उनको कहीं पर भी, हाँ आ जाए ना, हेल्दी कंपटीशन में आ जाए, वो भी सामान बनाए, हम भी बनाए, ये देश के लोगों पर छोड़ दें, जिसका सामान बेहतर होगा वो लोग खरीदेंगे। लोगों के पास विकल्प होगा, हमारे पास प्यार होगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। विकल्प होगा तो लोग भी समृद्धि की राह चढ़ेंगे। हमारी यही चाहत है, यही हमारी सोच है। आचार्य जी, जितनी बेबाकी से आपने सभी सवालों के जवाब दिए ना, इतनी ऊर्जा के साथ, ये तो आज तय हो गया, माने या ना माने, शब्द होते हैं बाबा रामदेव के, बोल जो आप बोल रहे होते हैं वो पीछे से आप ही का दिमाग होता है। ये आज साफ हो गया, आपने जैसे बोला है। साक्षी बहन, ये सारी मुझे लगता है स्क्रिप्टिंग आप ही की होती है। नहीं, ऐसा है कि वो आपका कुछ ज्यादा तेज दिमाग होगा, इसलिए अनुराधा बहन पतंजलि के प्रोडक्ट्स वहाँ यूज बैठ करती करके हूँ आप यहाँ हो, तो इसीलिए। बाकी चवनप्राश देखो, मैं खाती हूँ आपको आपका। कहना चाहता हूँ, एक बात मानिए, मेरे को कभी कभी कष्ट तब होता है, मुझे दुख होता है, कभी पूछे तो दुख कब होता है, जो हमारी जो सोच नहीं होती है, जब हमने कभी कल्पना नहीं की होती किसी के अहित के लिए, किसी के गलत के लिए, जब इस तरह की बातें आती हैं तो जरूर कभी कभी पीड़ा होती है। क्योंकि मैं जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, उस संपत्ति से, उस दौलत से मेरे को ना कुछ लेना देना है, ना आज तक मेरे को लेना देना है, ना कुछ उसमें से कल लेना देना है। हमारी दिल में टीस है, तड़फ है इस देश को लेकर के, इस देश के लोगों को लेकर के, क्योंकि मैं देश को परिवार मानता हूँ, इस देश को मैं अपना घर मानता हूँ, इसके लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूँ, इसलिए मैं काम करता हूँ। बाकी शब्द भी स्वामी जी के हैं, कार्य भी स्वामी जी के हैं, मैं तो निमित्त हूँ उनके पीछे, वो जिस कार्य में लगा देते हैं मैं उस काम को करता हूँ, बस इतनी सी लेकिन बात। उनके ऐड के डायरेक्टर आप ही हैं, जो ऐड वो करते हैं वो डायरेक्टर मैं आप स्वामी ही जी हैं। के अनुगामी हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा जीवन में ये सोचा है, हर क्षेत्र में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, मैंने कभी नहीं सोचा मुझे बड़ा बनना है, पर मैंने एक चीज सोचा है साक्षी बहन, मैं उनका सच्चा अनुगामी बन करके दिखाऊं, उनके पीछे हमराही बन के, उनके राह पर पीछे चलने वाला बन करके दिखाऊं। मैंने ये सोचा है, उसी रोल को मैं पूरा करता हूं, और यही मेरा अगला लक्ष्य भी यही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आगे का लक्ष्य इन्होंने बता दिया। चलते चलते एक बात बता दीजिए बहुत जल्दी से, पतंजलि का आईपैड जैसा कुछ टैबलेट, स्मार्टफोन कुछ आने वाला है क्या? भाई वो भी तो आपको भी तो इस्तेमाल करना है ना, आप तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक पतंजलि का नहीं आएगा। ये एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि पहले योग फिर आयुर्वेद, पहले आचार्य बालकृष्ण जी को बहुत प्रणाम, पहले योग से शुरुआत खड़े हो हुई, जाएंगे जहाँ से आयुर्वेद पूछ रहे हैं। तक गए, उसके बाद रिसर्च सेंटर, अब जीन्स के गारमेंट इंडस्ट्री में आपने एंट्री की है। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? जो भी करेंगे, नहीं आप पहले बताइए, स्मार्टफोन आ रहा है, सबको पता चलेगा और सब देश के सामने करेंगे। और अभी योजना में, क्योंकि अभी इतनी योजनाएं श्रद्धेय स्वामी जी ने अपने उस पर ले लिया है, मेरी जिम्मेदारी पर, अभी आईपैड मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं है।
जब होगी तो मैं आपको बता दूंगा जी। चलिए, तो फिर चलते चलते बहुत अच्छी बात इन्होंने बाल- कही आचार्य बालकृष्ण जी ने, और साक्षी, माना बालकृष्ण तो नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक जीन्स ऐसी चीज है जो शायद नहीं आ रही चुपके से इसमें। भी कमरे में भी नहीं पहनेंगे वो वही एक सवाल ऐसा है। प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी सब सुंदरता साक्षी- हम दुनिया को देना चाहते हैं। साक्षी, जी। बालकृष्ण जी से एक मेरा छोटा सा सवाल है, 10,500 करोड़ का यह व्यक्तित्व इतना सरल और साधारण क्यों है? क्योंकि वह मेरा नहीं है। अच्छा, मैं साक्षी इस बहन, बीच- प्रश्न खत्म हो गए लग रहा हाँ है। जी, प्रश्न भी खत्म हो गया, समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम ये बताना चाहते हैं कि हाजी कमरुद्दीन जी हैं जो कि एमडी हैं सर्वकॉन के, उनका सम्मानित करेंगे जी। बालकृष्ण जी। हाँ जी, आइए हाजी कमरुद्दीन। स्पॉन्सर हैं सर्वकॉन, जो पावर बाय स्पॉन्सर है, उनकी एमडी हाजी कमरुद्दीन।